गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शेयर स्ट्रेंथ का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे, दैट इज़ ट्राई एक्सेल टेस्ट। अब ये ट्राई एक्सेल जो टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर शेयर स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ के बारे में डील करना है तो बिना ट्राई एक्सेल टेस्ट आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे सारी सॉइल के लिए वैलिड होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। चाहे आपको ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करना हो और चाहे आपको अनड्रेन्ड करना है, वो सारी कंडीशंस इसमें मिल जाती हैं जो कि आप फील्ड पे सिमुलेट करोगे। मतलब जैसे फील्ड में कंडीशंस रहती हैं वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट करा सकते हैं। मतलब जैसे फील्ड में ड्रेनेज हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर का एक्सपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग उसको सिमुलेट करा सकते हैं। सिमुलेट का मतलब होता है सेम जैसे फील्ड में रहता है वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम कंडीशन यहाँ पे भी बना दी जाए। जैसे वहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जो है वाटर का पोर वाटर एक्सपल्सन करा दें। वहाँ पे वाटर को अगर मान लें फील्ड की कंडीशन में वाटर का एक्सपल्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हम रोक सकते हैं। ड्रेनेज वाल को ओपन और क्लोज करके सारी कंडीशन यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, चल तो सबसे पहले आज हम डील करेंगे ट्राई एक्सेल टेस्ट के बारे में। इनके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राई एक्सेल टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्यों सूटेबल होता है, क्यों अच्छा होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सारा उसका डायग्राम और उसकी टेस्टिंग देखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको भी चेक करेंगे। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्राई एक्सेल टेस्ट। अब इसका नाम ट्राई एक्सेल टेस्ट क्यों पड़ा, इसका मतलब समझो। ट्राई एक्सेल का नाम ट्राई एक्सेल इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ इनके तीनों डायरेक्शन में जो भी हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं उन डायरेक्शंस में आपके ऑल अराउंड क्या होता है, स्ट्रेसेस लगी होती हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राई, मतलब तीन डायरेक्शन में इसमें क्या रहता है, स्ट्रेस काम करती है, इसलिए नाम पड़ गया ट्राई। एक्सेल का मतलब ये होता है कि ये एक्सेल डायरेक्शन में काम करती हैं, चाहे उसके एक्सेल का मतलब है जो भी होगा सेंट्रॉइड से ये क्या करेगी, पास करेगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एक्सेल। तो कुछ इसके मतलब डायग्राम के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ। जैसे सपोज दैट कि एक फाउंडेशन है, ये फुटिंग है, दिस इज द फुटिंग। ठीक है, दिस इज द फुटिंग। ओके, चल अब इस फुटिंग में के नीचे की सॉइल मास को हम कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये यहाँ पे कहीं पे भी सॉइल ले सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल निकाल के लाए और इसकी आपने क्या की, स्टडी की। अच्छा, अब यहाँ पे जो सॉइल मास होगा, जैसे ये सॉइल मास है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए समझने के लिए, तो इस पे क्या होगा, ऊपर से वेट भी काम करेगा सिग्मा 3, इधर से भी काम करेगा सिग्मा 3, इधर से भी काम करेगा सिग्मा 3। ठीक, चल बट इसको हम 3D ड्रा करते हैं। 3 डायमेंशनल समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको हम ड्रा करते हैं 3 डायमेंशनल। तो हमने दिखा दिया सिग्मा 3। क्यों इसका नाम ट्राई एक्सेल पड़ा उसको मैं बताना चाहता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा 3। ओके, ये ऑल अराउंड आपका जो सॉइल मास ऊपर का होगा इसके ऊपर काम करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो डायग्राम ड्रा करना है वो 3 डायमेंशनल ही ड्रा करना है। तो मैं इस एलिमेंट का ये पिक्चर बनाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस एलिमेंट का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पिक्चर हमने ड्रा कर दी। ओके, चल उसके बाद में क्या हुआ कि ये सिग्मा 3, इधर का सॉइल का प्रेशर, इधर का सॉइल का प्रेशर, नीचे का ऊपर का सारा प्रेशर सिग्मा 3 आ गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 2। या एक काम करते हैं, इसको हटाओ, सिग्मा 3 को इधर से अभी हटाओ,
क्योंकि इसमें वर्टिकली दिखाएंगे तो वर्टिकली में आ जाएगा, कंसीडर हो जाता है सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 1। ठीक, आप देख सकते हो कि फील्ड में इस तरीके से कंडीशंस रहती हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइएक्सल। देखो सिग्मा 1 वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें सारी चीज़ें कंसीडर हो जाएंगी, जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड होगा P उसको भी कंसीडर कर लोगे आप। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या करोगे, जो सॉइल का वेट होगा वो भी इसमें कंसीडर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में सिग्मा 3 जो सॉइल इधर की सॉइल है, इस पर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएगी, और एक दूसरा डायरेक्शन होगा जिसमें सिग्मा 2 जो भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की तरह ही काम करती है। तो ये एक्चुअली फील्ड में कंडीशन रहती है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो फील्ड में है, क्या है, दिस इज फील्ड है। लैब में अगर मेरे को समझना है तो लैब में हम लोग ऐसे बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैब में पहली बात तो जो सिग्मा 3 है उसको सिग्मा 2 के बराबर कर देते हैं। तो पहले तो हम लोग लगाते हैं इसमें सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सॉरी सिग्मा 3 सिग्मा 2 बराबर मान लिया, इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करते हैं डेविएटर स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा डी। डेविएटर स्ट्रेस इसी में कंसीडर हो जाता है, दिस इज इंक्लूडेड इन सिग्मा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाते हैं दिस इज सिग्मा 1, दिस इज आल्सो राइट डाउन एज सिग्मा 1। तो हम लोग फील्ड में तो एक्चुअल ऐसी कंडीशन होती है, बट हम लोग एनालिसिस जब करते हैं तो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर लगा देते हैं, उसके अलावा डेविएटर स्ट्रेस लगा देते हैं। तो ये है हमारे ट्राइएक्सल टेस्टिंग की कहानी। तो ट्राइएक्सल नाम क्यों पड़ा, बिकॉज आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डायरेक्शन से आपका लोडिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइएक्सल। चलो पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, पहले थ्योरेटिकल पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद में टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो पहले इसकी थ्योरी मेंशन करते हैं, बिकॉज एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो दिस इज द मोस्ट वाइडली, पहला पॉइंट है दिस इज द मोस्ट वाइडली, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड shear strength, used shear strength, used shear strength टेस्ट। सबसे ज़्यादा shear strength यूज होना टेस्ट कौन सा है, ट्राइएक्सल टेस्ट है। एंड इट इज सुटेबल फॉर, एंड इट इज suitable for all types of soil, all types of soils, suitable for all type of soils। ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे सैंडी, सिल्टी, क्लेई, ठीक है, सिल्टी सैंड, मतलब कॉम्बिनेशन भी इसका क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्राइएक्सल टेस्ट होता है वो हर किसी के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट है, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल, ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड, ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, वाट एवर बी द टाइप ऑफ, वाट एवर बी द टाइप ऑफ, whatever be the type of soil, hence clay can be tested, clay can be tested under drained condition, under drained condition, sand can be tested under, and sand can be tested under undrained कंडीशन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक बात ध्यान रखो, देखो क्या कह रहा है, ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड,
हमारे हाथ में रहता है, हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारी कहानी अभी डायग्राम के फॉर्म में समझाऊंगा, ये जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ सब डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। कंट्रोल्ड वाट एवर बी द टाइप ऑफ सॉइल, उस पर डिपेंड नहीं करता है। हेंस चाहे क्ले कैन बी टेस्टेड अंडर ड्रेन्ड कंडीशन, मतलब हमारे पास हमको पता है कि हमें वाल ओपन करना है या क्लोज करना है ट्राई एक्सेल टेस्टिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो क्ले को हम लोग यहाँ पे ड्रेन्ड कंडीशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे असेंबली है पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के भी और ड्रेनेज वाल ओपन और क्लोज करने के। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्रेनेज चाहे क्ले है, हालांकि क्ले का पानी निकलना मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग इसको ड्रेन्ड कंडीशन में कर सकते हैं। और सैंड कैन बी टेस्टेड इन अनड्रेन्ड कंडीशन, सैंड को हम लोग अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे, वाल को क्लोज रखो, ठीक है, वाल को क्लोज रखोगे पानी बाहर जाएगा ही नहीं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग अनड्रेन्ड कंडीशन। चल आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है पोर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर and volume change, and volume change, and volume change, and volume changes can be measured at any point during the test, either pore pressure can be measured, okay, can be measured, or volumetric change can be measured, and volumetric change can be measured, वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी मेजर। होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे ट्राई एक्सेल टेस्ट में आपकी पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की असेंबली रहती है, तो पोर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द टेस्ट, आइदर पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड और वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी मेजर्ड। तो पूछ लेगा एग्जाम में, बताओ एक डायरेक्ट शियर टेस्ट है और एक ट्राई एक्सेल टेस्ट है, बताओ किस में पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकते हो, तो किस में मेजर कर सकते हो, ट्राई एक्सेल टेस्ट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट कोई असेंबली ही नहीं होती है। अभी डायरेक्ट टेस्ट पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट शियर टेस्ट वो पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए बस पॉइंट्स को आपको मेंशन कर रहा। और ये वॉल्यूम चेंज क्या होता है, थोड़ी देर में इसकी हम इक्वेशन को डेराइव भी करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से हम लोग बताएंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, फेल्योर प्लेन इज नॉट प्री डिटरमाइंड, फेल्योर प्लेन इज नॉट प्री डिटरमाइंड, मतलब इसमें ये हमें नहीं पता होता है कि सॉइल कहाँ से फेल करेगी, बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में पता होता है कि सॉइल यार यहीं से स्लाइड करेगी, यहीं से फेल करेगी, ठीक। लेकिन ट्राई एक्सेल टेस्ट में सपोज दैट कि एक आपका सैंपल है, मान लेते हैं ये सैंपल है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल आपने बनाया, तो ये सॉइल सैंपल है, ये कहीं से भी फेल कर सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऐसे भी फेल कर सकता है, ऐसे भी फेल कर सकता है, तो उसमें कोई भी जगह से क्रैक क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट शियर टेस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सपोज दैट ये सैंपल, हालांकि वहाँ स्क्वायर सैंपल रखा जाता है, तो उसका प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन होता है, उसमें पता रहता है कि हमारा जो फेल होगा वो यहाँ पे ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट इसमें कहीं से भी क्रैक डेवलप हो सकता है। बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में जब हम सैंपल की टेस्टिंग करते हैं तो मुझे पता होता है कि सैंपल क्या करता है, जहाँ से फेल करता है उसकी असेंबली ही कुछ ऐसी रहती है ताकि पता चलता है इसका प्री डिटरमाइंड फेल्योर यहीं से ही होगा, हर बार होगा।
ठीक है। तो एक ब्लॉक नीचे वाले ऊपर की रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। तो इस चीज़ को समझेंगे, अभी परेशान नहीं होना, जब डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को बताऊंगा। तो ये हो जाता है, इसमें प्री डिफाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्राई एक्सियल टेस्ट, नॉट प्री डिटरमाइंड, नॉट प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन, नॉट प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। चल आगे बात करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी आपको ईएस के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी बातें वहाँ पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है 5th। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर इज अ नो रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, देयर इज नो रोटेशन, there is no rotation of principal plane during the test। अब ये प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है सारा बताता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्ट प्रिंसिपल प्लेन का मतलब जैसे सपोज दैट ये आपका सैंपल है, दिस इज अ सैंपल, ये सैंपल है, तो इसका प्रिंसिपल प्लेन आपका ये होगा, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस निकल के आते हैं। जैसे सिग्मा 1 इस पे लगता है, इधर से लगता था सिग्मा 3, तो इसको बोलते हैं मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देयर इज अ नो रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। अब जैसे आपने पढ़ा था सोम में प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, उसका इसमें रोटेशन नहीं होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हो सकता है। चलो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, इसको लिख दो। ये जो प्लेन बन के आएगा दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, ये जो प्लेन होगा दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ओके आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। ट्राईएक्सियल सेल इज फिल्ड विथ ट्राईएक्सियल सेल is filled with water and cell pressure is applied, क्या होता है, एक असेंबली होती है। असेंबली कैसे होती है मैं अभी समझाऊंगा, अभी डायग्राम के लिए। ये सॉइल सैंपल हो गया, सॉइल सैंपल के बाद में कुछ ऐसी असेंबली बना देते हैं, यहाँ पे नीचे से पानी फिलअप किया जाता है, वाटर, इस तरीके से ये पानी भर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली सेल, इसको बोलते हैं सेल प्रेशर, इसलिए बोलते हैं। एक केशिंग होती है, सेल का मतलब होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी पिंजड़े के अंदर रख देते हो, तो दिस इज कॉल्ड सेल, तो इसको बोलते हैं सेल प्रेशर। तो वही चीज़ लिखी जा रही है, सेल प्रेशर इज अप्लाइड, सो कॉल्ड कन्फाइनिंग प्रेशर, इसको क्या नाम दिया गया, कन्फाइनिंग इसलिए बोलते हैं हर ऑल डायरेक्शन से लगता है, तो कन्फाइनिंग करता है, मतलब कंप्रेसिव नेचर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कन्फाइनिंग प्रेशर विच सिमुलेट का मतलब होता है सिमिलर कंडीशन,
द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन द फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ट्राइएक्सियल सेल इज फिल्ड विथ वाटर एंड सेल प्रेशर इज अप्लाइड कॉल्ड कन्फाइनिंग प्रेशर विच सिमुलेट द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन द फील्ड। तो कुछ देखो ना, पानी क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, देखो इधर से पानी अप्लाई करेगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये बात हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं कहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसके बाद में 7th पॉइंट में ऊपर मेंशन कर देता हूँ, जगह कम है तो यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चल, इन द नेक्स्ट स्टेज सेल प्रेशर, इन द नेक्स्ट स्टेज सेल प्रेशर इज हेल्ड, constant and deviator stress applied gradually until sample fail, क्या होता है मैं बताता हूँ, पूरी कहानी डील कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्मा 3 हम लोग कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं। सिग्मा 3 को कई नाम दे सकते हो, जैसे सपोज दैट पहली बार में हम लोग क्या करते हैं, सॉयल सैंपल है, इस पर सबसे पहले कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी बोलो या सिग्मा 3 बोलो, बात एक ही है, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, सिग्मा सी ये लगा दिया जाता है सैंपल के ऊपर, दैट्स क्लियर। फिर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट लास्ट मैंने लिखा, इन द नेक्स्ट स्टेज सेल प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, सेल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब ये जो अप्लाई किया जाता है इसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि भैया इससे ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक वैल्यू फिक्स कर दिया, क्योंकि ये वाटर प्रेशर एक्चुअली देता है। ये जो आपको सिग्मा 3 और या सिग्मा, इसको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा सी बोलो या सिग्मा 3 बोलो, इस वैल्यू को कन्फाइनिंग बोलते हैं। और ये जो डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, इस चैम्बर के अंदर क्या कर देते हैं, पानी को फिलअप करते हैं, पानी एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाता है। पास्कल लॉ पढ़ा होगा, पास्कल लॉ का क्या कहता था, पास्कल लॉ ये कहता था अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसके ऑल डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगता है, समान लगता है। तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे पास्कल ने बताया था कि ऑल अराउंड प्रेशर क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। चलो, तो ये कहानी आपकी यहाँ पे हो जाती है। फिर क्या किया गया, धीरे धीरे उन्हें बोला है एंड डेविएटर स्ट्रेस, प्लस यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, डेविएटर स्ट्रेस। और इस चीज़ को, डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि झड़ाम से लगा दिए लोड, ऐसा नहीं, धीरे धीरे मशीनरी होती है, जैसे आपने देखा होगा जैसे किसी रैम को उठाते हैं या कोई हाइड्रोलिक, जैसे जैक देखा होगा आपने, जैसे ऐसे समझो, जैसे गांव में आपने जैक देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर ट्राली में उठाना होता है या उसका टायर पंचर हो जाता है तो एक जैक आता है, जैक ऐसे करके, ठीक है। उस जैक को क्या करते हैं, नीचे लगा देते हैं और उसको टाइट करते हैं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पहिया क्या उठने, जो बॉडी होती है, ट्रक बॉडी हो या ट्रॉली हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, उठने लगती है ऊपर की तरफ है, धीरे धीरे करके, ठीक है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ये जो डेविएटर स्ट्रेस लगाते हो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये कहानी, और ये तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि वो फेल ना कर जाए। तो धीरे धीरे अप्लाई करो और जब वो लगे फेल कर जाता है, वो डायल गेज हम लोग लगा के रखते हैं, वो बता देता है कि सैंपल फेल किया कि नहीं किया, वो पता चल जाता है। ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट थे, अब मैं उसको पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा। अब ये सब पॉइंट जो भी लिखा है, ये सारे पॉइंट अभी आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाई पड़ जाएंगे, तो पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को आगे डील करते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट की बात करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे टेस्ट समझाना है, तो इसलिए सारी चीज़ों को रेफर कर रहा हूँ। ये जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा है ये आपको एग्जाम में मिलेंगे ज़रूर। अभी मैं ईएस के क्वेश्चन जब करवाऊँगा तो आप देखोगे कि ये सारे पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो मैं बताऊँगा इन सब पॉइंट्स के बारे में फर्दर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इसमें आपको जो भी लिखा है इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपके लिए, कि जो भी पॉइंट मैंने लिखाया पहले से। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमें ट्राई एक्सेल टेस्ट यहाँ पे देखना है एक डायग्राम के फॉर्म की, और उसकी ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते हैं, कैसे मोर सर्किल ड्रा करते हैं इन केस ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट, उसको हमको यहाँ पे चेक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। अब देखिए इसमें हमने अभी आपको बस शुरुआत की है ट्राई एक्सेल टेस्ट की, ठीक है। इस लेक्चर में तो बस उतना ही बताएंगे जितने में आपका काम चलेगा। अगले लेक्चर में इसको कितने तरीके से टेस्टिंग हो सकती है वो सब बताऊंगा, कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट क्या होता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट क्या होता है, सबके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उसके लिए सेपरेट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। इस लेक्चर में उतनी बातें नहीं हो पाएंगी क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसमें हमने ट्राई एक्सेल की पूरी असेंबली के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, लगभग। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर लोगे, क्योंकि मेरे पास इसमें 2-3 टेस्ट हैं जो हमको पढ़ने हैं। जैसे एक डायरेक्ट शियर टेस्ट भी पढ़ना है, ओके। उसके अलावा वेन शियर टेस्ट भी पढ़ना है। वेन शियर टेस्ट मैंने बताया था किस सॉइल के लिए होता है, सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है, सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए होता है। दिस इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट मरीन सॉइल, ओके। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आता है, ये तो हमने उसके पॉइंट्स के बारे में सारा क्लियर कर लिया। अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के आता है, ट्राई एक्सेल टेस्ट में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आता है, दिस इज ट्राई एक्सेल टेस्ट, ट्राई एक्सेल टेस्ट। ट्राई एक्सेल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको सबसे पहले डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं, उसके बाद में सारी कहानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चल तो सबसे पहले इसकी असेंबली को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास ये है सॉइल सैंपल, कुछ इस तरीके से सैंपल रहता है, सिलिंड्रिकल ही बनाते हैं सैंपल को ज़्यादातर, ठीक है। ये पोरस प्लेट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि पानी पास कर जाए, ओके। दिस इज सॉइल, दिस इज सॉइल, ठीक है। चल यहाँ पे एक इस तरीके से असेंबली रहती है। एक बार डायग्राम बना लो, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वाल्व यहाँ पे लगा होता है पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यू, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, टैब लगा देते हैं। इस टैब के माध्यम से पानी को रोकना होगा। चाहो तो वाल्व इसको ओपन रखो या क्लोज रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। ड्रेनेज वाल्व इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज वाल्व, ओके। चलो यहाँ से आपका पानी बाहर निकलेगा। चलो ये हो गया ड्रेनेज वाल्व। दिस इज पोर वाटर प्रेशर, यहाँ से मेजर करते हैं पोर वाटर प्रेशर। कैसे मेजर करते हो, एक आप लगा दीजिए पीजोमीटर, कितना राइज हो पता चल जाएगा, पोर वाटर, ठीक है। दिस इज वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेन्ड, वाटर ड्रेनेज। चल ये हो गया। अब सारी असेंबली को और समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। पूरा डायग्राम क्लियर करता हूँ, ठीक है। दिस इज द डायग्राम,
ठीक है, इस तरीके से असेंबली आपकी है। चलो आगे देखते हैं इसको। वो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका थोड़ा ज़्यादा इधर बन गया, इसको थोड़ा सा कम करो। वो कुछ इस तरीके से, दिस इज डायग्राम, ठीक है, और इस चीज़ को आप थोड़ा आगे बढ़ाओ। इस तरीके से रहता है कुछ। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पानी को फिलअप करने की पूरी असेंबली बना रखते हैं। दिस इज असेंबली, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, दिस इज सेल प्रेशर, ठीक है। दिस इज सिग्मा सी सेल प्रेशर, इसको बोलते हैं सेल प्रेशर। ये क्या करता है, पूरा यहाँ पे आपको जो पानी दिखाई पड़ रहा है इधर से सप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये पानी क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। ये क्या करता है, सॉइल सैंपल के अंदर सेल प्रेशर जनरेट करता है, ठीक। चल आगे देखते हैं कहानी। सेल प्रेशर के बाद में इस पे, ये तो सॉइल सैंपल मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपने सॉइल सैंपल बनाते हो, इस सॉइल सैंपल को एक रबड़ से जोड़ देते हैं, मतलब रबड़ से चारों ओर इसको बांध देते हैं। अब इसको बोलते हैं लेक्स मेम्ब्रेन। जैसे आपने साइकिल का ट्यूब देखा होगा, जो गाड़ी का ट्यूब वगैरह होता है, उस ट्यूब जैसे ही एक रबर होती है जिसको इस सैंपल के ऐसे करके ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से आपका सैंपल है। ये सैंपल है, सैंपल के चारों ओर क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन लेके आते हैं, इसको लगा देते हैं, बांध देते हैं। अब क्यों बांधते हैं अभी बताता हूँ सारी कहानी, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, लेक्स मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो होता है ग्लास का पूरा चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं परप्लेक्स ग्लास, परप्लेक्स ग्लास आर सेल, परप्लेक्स ग्लास सेल, इसको बोलते हैं परप्लेक्स ग्लास सेल। एक्चुअली ये आप बाहर से देखोगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा, तो जैसे ऐसा लगता है कि शीशे के अंदर कुछ बंद है, ऐसा दिखाई पड़ता है सैंपल। जब भी आपने देखना, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, तो आपको सारी कहानी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर अब हम लोग पूरी असेंबली बनाने जा रहे हैं डेविएटर स्ट्रेस। दिस इज द डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, ठीक है। दिस इज द डेविएटर सिग्मा डी, दिस इज राइट डाउन P अपान एरिया एट फेल्योर, ठीक। चल इसको लिख देते हैं, सिग्मा डी को लिखा जा सकता है, जो भी लोड आएगा उसको एरिया आप फेल्योर से डिवाइड कर दोगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और असेंबली है जिसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज द असेंबली, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, असेंबली, ठीक है। दिस इज द असेंबली। आप मेरे साथ ही डायग्राम ड्रा करते रहें तो बेटर रहेगा। सेम चीज इधर भी बनाओगे आप, कुछ इस तरीके से। ये असेंबली कुछ इसकी आपकी इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे एक एयर वाल्व लगा देते हैं ताकि जो एयर इसके अंदर आ गई है वो आपकी निकल जाए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे पूरी तरीके से पानी को फिलअप करके रखना है। दिस इज कॉल्ड वाटर, दिस इज कॉल्ड वाटर, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस सॉइल सैंपल के माध्यम से एक डायल गेज लगाते हैं, इस सॉइल सैंपल के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायल गेज लगाते हैं, इसको ऐसा जोड़ते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल इधर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये डायल गेज होता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड डायल गेज। ये बताता है कि कितने इसमें चेंज हुआ, डायल गेज मतलब लेंथ में कितना चेंज हुआ, ये सब बता देता है डायल गेज, ओके। चल इसको मेजर भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे एक एयर वाल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सैंपल से, ठीक है, जो भी एयर हो वो निकल जाए, ओके। दिस इज द एयर वाल।
दिस इज वेंट, एयर वेंट वाल्व। इसका काम होता है कि जो भी इसके अंदर चैम्बर के अंदर आपकी एयर आ गई है उसको निकलना होता है, क्योंकि एयर रखोगे तो वो प्रेशर एग्जर्ट उतना नहीं करेगी जितना आपका पानी एग्जर्ट करेगा, इसलिए एयर वाल्व लगा देते हैं। जो भी अगर यहाँ पे कुछ एयर होगी, जब पानी फिल करोगे तो यहाँ की जो एयर होगी वो स्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, चल ये तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, चलो अब कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं। तो सैंपल से हमने क्या किया, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड पोरस प्लेट, पोरस स्टोन प्लेट, ताकि इसका काम होता है फाइनर पार्टिकल को रोकना, छोटे छोटे पार्टिकल को रोकना, बट पानी का क्या करना, पास करना। ये सॉइल सैंपल जो होता है, सॉइल सैंपल, ठीक है, सॉइल सैंपल जो होता है इसका जो रेशियो होता है हाइट डिवाइड बाय डायमीटर, वो होता है 2:1। जनरली कितना लिया जाता है मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। डायमीटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, डाया इसका लगभग लेते हैं, सैंपल का है, डायमीटर लेते हैं लगभग 38 mm के आसपास। ठीक है, और हाइट जो लेते हैं वो लेते हैं 76 के आसपास। इसका 2 गुना कर दीजिए, इतना कंसीडर हम लोग करते हैं। ठीक है, चल तो ये तो आपकी पूरी मैंने असेंबली बता दी, सॉइल सैंपल हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली ये जो आपने रॉड देख रखी है ना, ये कुछ ऐसा असेंबली होता है कि ऊपर से एक हाइड्रोलिक जैक जैसा लगा होता है, वो क्या करता है, ये सिग्मा डेविएटर को बनाता है। तो सिग्मा डेविएटर कहाँ से आएगा, एक हाइड्रोलिक जैक जो मशीन होती है वो प्रेस करती रहती है ऐसे करके वर्टिकली नीचे की तरफ। ठीक है, जब कभी आप देखना, नहीं तो इसको यूट्यूब पे डाल के एक बार देख लेना, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मशीनरी तो है नहीं मेरे पास, मैं आपको इसी तरीके से ही बता सकता हूँ। अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा, तो आप एक बार टेस्टिंग देख लेना, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो होगा, आपको ट्राई एक्सेल टेस्टिंग करते हुए दिखाया जा सकता है। ठीक है, चल अब ये डेविएटर, अब सेल प्रेशर क्या करता है, देखो यहाँ पे ये पानी है, पानी क्या करता है, इधर से भी सिग्मा 3 लगवाएगा, इधर से भी क्या आएगा, कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3, ऊपर से भी क्या आएगा, सिग्मा 3, नीचे से भी क्या आएगा, सिग्मा, इस तरीके। और ऊपर से आपने एडिशनल क्या लगा दिया, डेविएटर स्ट्रेस। जब यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस लगाओगे तो नेट जो निकल के आएगा सिग्मा 1, वो निकल के आएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। तो ये कहानी आपकी पूरी हो जाती है। अब चलते हैं इसी पूरी कहानी को समझते हैं, ये कैसे होता है, सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, चल अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राई टेस्ट ऑब्जर्वेशन, इसको समझते हैं। ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक नाम मैंने दिया मेजर, एक देते हैं माइनर। तो मेजर उसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका मेजर। इसका नाम मेजर क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ, ये मेजर इसलिए बिकॉज ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू क्या, सिग्मा 3, तो इसका नाम पड़ जाता है, दिस इज कॉल्ड माइनर। ओके, दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सारी कहानी को देखते हैं। शेल प्रेशर, यहाँ से पानी का सप्लाई करते हैं, पाइप के थ्रू करते हैं। जैसे देखा होगा ना, वाटर प्योरीफायर में जो पाइप जैसे रहता है, पानी फिल्टर होने के बाद निकल आता है, वैसे एक पाइप होती है प्लास्टिक की या स्टील की, वो इससे पानी क्या करती रहती है, इंटर कराती रहती है। चलो अब हम लोग देखते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे उनको हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला ऑब्जर्वेशन है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मानते हैं, लेट एज्यूम या सैंपल H डिवाइड बाई डी रेशियो कितना रखा जाता है, 2/1। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हाइट होती है वो 76 mm और जो आपका रखा जाता है डायमीटर वो 38 mm। तो ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब मैंने कंसोलिडेशन टेस्ट किया था तो वहाँ पे भी बताया था, वहाँ पे उसकी थिकनेस कितनी रखी थी, 20 mm होती है, डायमीटर 60 mm होता है। तो ये सब जैसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो हम लोग रिकॉल करते रहेंगे। ओके, चलो फिर ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट, पहला हम लोग लगाते हैं, फिर दूसरा स्टेप आएगा नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं। नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल लोड अप्लाई करेंगे। देख सकते हो नॉर्मल लोड कैसे अप्लाई किया गया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लोड, दिस इज कॉल्ड पी। फिर देन जनरेट
और अप्लाई सेल प्रेशर, देन जनरेट और अप्लाई सेल प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो हमने यहाँ पे लोड वगैरह असेंबली बनाई, फिर हम लोग क्या करते हैं जनरेट करते हैं सेल प्रेशर। सेल प्रेशर का मतलब ये होता है कि ये सिग्मा 3 कैसे लाया जाए। सिग्मा 3 कैसे लाओगे, हम लोग वाटर की सप्लाई करते हैं। वाटर सप्लाई क्या करता है, यहाँ पे पानी पूरी तरीके से चैम्बर में फिलअप हो जाता है। ये एक ग्लास का पूरा असेंबली होता है, ठीक है, ग्लास का बनाया जाता है, बाहर से दिखाई भी पड़ता है। ये क्या करता है, पानी फिलअप कर देते हैं पूरा, ठीक। पानी क्या करता है, इस पर हाइड्रोस्टेटिक अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये तीनों जो भी डायरेक्शन होंगी हर डायरेक्शन में क्या लगाएगा, सेम प्रेशर लगाएगा। और किसी तरीके से अगर आप लगाओगे तो नहीं बन पाएगा। पानी ही आपको हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन जनरेट करने में आसानी कर सकता है। चल आगे बात करते हैं। सेल प्रेशर अप्लाई कर दिया, देन फर्दर हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डिफॉर्मेशन मेजर, वर्टिकल डिफॉर्मेशन मेजर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच। अब ये कैसे आता है, देखो होता क्या है, जैसे ही आप वर्टिकली यहाँ पे अप्लाई करोगे ये लोड आ जाएगा, सेल प्रेशर आ जाएगा। इससे होता क्या है, इस सैंपल में कंप्रेशन थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि सॉइल के अंदर पानी रहा होगा, तो इसमें कुछ चेंज आएगा वैल्यूम में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सॉइल के अंदर पानी होगा। अगर आपने ड्रेन्ड कंडीशन में लिया तो उसके वैल्यू में कुछ चेंज होगा, वाइड में कुछ चेंज होगा, और जो वाइड में जो चेंज होगा वो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होगा, और एक्सपल्सन ऑफ जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो आपको सॉइल के वैल्यू में कुछ चेंज दिखाई पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, डायल गेज लगा दिया। ये डायल गेज क्या कर देगा, हमको ये रीडिंग बता देगा कि इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। डायल गेज का कैलिब्रेशन हम लोग कर लेते हैं। हालांकि डायल गेज में मान लिया मेरे को यहाँ पे प्रेशर बताया, मान लिया प्रेशर बताया, और प्रेशर को हम लोग कैलिब्रेट करा लेंगे डिफॉर्मेशन से, ठीक है। डिफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा डेल्टा एच, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब हमको ये डेल्टा एच पता चल गया तो फिर हम उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज कैसे पता कर सकते हो, अगर मेरे को सॉइल सैंपल का एरिया पता हो तो हम लोग वॉल्यूम चेंज भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो सकता है, एरिया इंटू डेल्टा क्या लिख सकते हो, एच। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चेंज। ये सब क्वेश्चन आते हैं, अभी बताऊंगा, सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। नेक्स्ट है पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट। पोर, दिस इज पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर मेजर। ये मेजर करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ड्रेन्ड कंडीशन में लगाया होगा तो आपको यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर मेजर करने की असेंबली होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि टेस्ट आपका अनड्रेन्ड है या ड्रेन्ड है। अगर ड्रेन्ड होगा तो पानी बाहर निकलेगा तभी आप मेजर कर पाओगे, अन्यथा मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चल, इसीलिए आपने देखा कि ये आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने यहाँ पे इस पाइप को कनेक्ट किया, ये सॉइल सैंपल से कनेक्ट किया है। इसको देख सकते हो कि सॉइल, ये जो पानी भरा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ आपको पानी जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया ताकि वो क्या कर सके, सेल प्रेशर डेवलप कर सके, कन्फाइनिंग प्रेशर डेवलप कर सके, ऑल अराउंड प्रेशर डेवलप कर सके। उसका काम ये नहीं कि वही पानी बाहर निकल जाएगा, वो पानी नहीं निकलने वाला है। पानी कौन सा निकलेगा, जो इस सॉइल सैंपल के अंदर पानी भरा होगा। इस सॉइल सैंपल के अंदर जो भी पानी होगा उसको, इसीलिए मैंने इस पाइप को कनेक्ट करा दिया इसके माध्यम से, ताकि पानी जो भी निकले वो यहाँ से निकलता हुआ बाहर जाए। तो ऐसा मत करना कि इसको इसके साथ जोड़ देना, ये पता चला ये सारा पानी आप लेके आ गए, तो कोई मतलब ही नहीं है। हम किसका पोर वाटर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, हम सॉइल सैंपल का पोर वाटर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चल, तो पोर वाटर प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। बिफोर सॉइल सैंपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर फेल्योर, बिफोर फेल्योर सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल। दूसरा है आफ्टर, आफ्टर फेल्योर सॉइल सैंपल। जब फेल नहीं किया तो अब की बात करते हैं, जब फेल कर गया तब क्या कहानी है। तो मैं सैंपल को बनाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से सैंपल आपका, इस तरीके से सैंपल रहता है, ठीक है। ये सॉइल सैंपल आपका हो गया। ये 38 mm डायमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है 76 mm क्या हो जाएगा,
76 mm आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो वो चीज़ पता, ये बिफोर द फेल्योर है। चल अब हमने क्या किया, इसी सैंपल को उठाया, सैंपल पे कहानी डेवलप करना शुरू की। पहले तो हमने क्या किया, इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है आपकी लोडिंग की, स्टेज 1। स्टेज 1 दिस इज कॉल्ड कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग स्टेज। फर्दर अगला स्टेप डेविएटर स्ट्रेस बढ़ाया, तो अगला जो स्टेप होगा दिस इज कॉल्ड डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। लगभग सॉइल सैंपल उतनी लेंथ का बनाओ जितना लेंथ का पहले है, थोड़ा लेंथी बन गया तो उसके लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। चल वो सेम सैंपल है, ऐसा नहीं कि कोई डायमेंशन थोड़ा बनाने में हो जाता है। इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इतना हाइट लिया था, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम करो, ठीक है, लगभग इतना क्लियर। यहाँ पे भी थोड़ा डायमेंशन ज़्यादा हुआ है, इसको कम करो, ठीक है। इस तरीके से आप, ये वही सैंपल चल रहा है, ठीक। चल यहाँ पे क्या किया गया, दिस इज कॉल्ड डेविएटर स्टेज या शियरिंग स्टेज, इसको नाम होता है शियरिंग स्टेज। ये स्टेज 2 है। सिग्मा 3 तो सब जगह से काम ही कर रहा था, सिग्मा 3 सब जगह से काम ही कर रहा था, सिग्मा 3 हर जगह से काम ही कर रहा था, सिग्मा 3 हर जगह से काम कर रहा था। अब हमने क्या किया, एडिशनल स्ट्रेस लगाई सिग्मा डी प्लस सिग्मा डी। अब सैंपल क्या करेगा, आपका फेल करेगा। तो फेल होने के बाद आफ्टर फेल्योर, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आफ्टर फेल्योर सॉइल सैंपल कैसा दिखाई पड़ता है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये है आफ्टर फेल्योर, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन एग्जैक्ट कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे दिखा दो कि पता चले कैसे फेल्योर होता है। तो ये इसका फेल्योर होता है, और इसमें जो फेल्योर होता है प्री डिटरमाइंड तो होता नहीं है, तो कहीं से भी क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो इसमें जो क्रैक दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि यहाँ से फेल कर जाए, हो सकता है यहाँ से फेल कर जाए, हो सकता है यहाँ से, कोई क्लियर नहीं रहता है, डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है, किसी में कहीं से फेल्योर होगा। तो दिस इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन, इसको बोलते हैं फेल्योर प्लेन। इसका जो नाम दिया जाता है, इसको नाम बोलते हैं बियरली शेप। जैसे बियरली का एक शेप होता है, बियरली शेप, बियरली तो जानते हो, ठीक है। बियरली शेप जो होता है सेम वैसा ही शेप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाता है, एक शेप बन जाता है। तो आप देखो कि बीच में इसका वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं हो गया, देखो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, डायमेंशन में कमी है। डायमेंशन में क्या हुआ, ऊपर वाला डायमेंशन कम हो गया लेंथ में, और क्या हुआ, डायमीटर इसका क्या हो गया, बढ़ गया, बीच में बल्जिंग हो गई, बीच में देखो ना इसका डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ में क्या हुआ, लेंथ में क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा टेस्ट पे। अभी सब बताएंगे, प्लस होगा माइनस होगा, सब पे बताऊंगा। तो इसमें वॉल्यूम भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करेगा टेस्ट के ऊपर कि ड्रेन टेस्ट है कि अनड्रेन टेस्ट है। तो वो कहानी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका फेल्योर होता है। तो ये कहानी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, ठीक है। तो फेल्योर हम लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं, या फेल्योर को और तरीके से बनाना चाहो तो इसका फेल्योर ये है आपका, दिस इज सैंपल। किसी इंक्लाइंड पेन पे आएगा तो कुछ इस तरीके से आप इसको, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज कार्ड। इसको रफ करता हूँ, इसी तरीके से कुछ फिगर हल्का सा आपके लिए देखिए क्या होता है। इस तरीके से इसका क्या होता है, फेल्योर होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, दिस इज द फेल्योर, दिस
दिस इज कॉल्ड फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन, ये होता है फेल्योर प्लेन। ठीक है, लेंथ में ज़्यादा बन गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा कर सकते हो थोड़ा सा। ये है फेल्योर प्लेन। ओके, चल इंक्लाइंड आएगा बिकॉज शेयर फेल्योर है, शेयर फेल्योर होता है हमेशा किसी एंगल पे होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपकी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, चल इसको रफ करता हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे मैं वॉल्यूम चेंज का फार्मूला डेराइव कर देता हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, और ईएस में उसने पूछ भी रखा है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, इसलिए उसको ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग हैं वॉल्यूम चेंज के बारे में। देखते हैं क्या है कहानी वॉल्यूम चेंज की। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेट इनिशियली एरिया एंड हाइट इज, लेट इनिशियली एरिया बराबर ए नॉट, इनिशियली हाइट इज एच नॉट। ठीक है, कुछ भी मान लो, एच नॉट मान लो, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। ओके, चल ये इसको स्मॉल एच मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एच नॉट। ठीक, चल ये बात है। तो इसको देखो, शुरुआत में मैं यहाँ पे डायग्राम मेंशन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास इस तरीके से ये अपना सैंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका। तो आप देखोगे ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपको मिल जाएगा, और आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी मिलेगा। आफ्टर जब लोड लगाने के बाद में, ये सारा लोड, इधर से लोडिंग, इधर से लोडिंग, इधर से सिग्मा डिवेटर प्लस सिग्मा 3, इधर से सिग्मा डिवेटर प्लस सिग्मा 3, इधर से सिग्मा 3, इधर से सिग्मा 3। ठीक है, इसको सिग्मा 1 बोल देते हैं, सिग्मा 1। ओके, चल होता क्या है कि फेलियर होता है तो इसमें चेंज हो जाता है डायमेंशन। तो आफ्टर फेलियर, ये पहले का सैंपल है, आफ्टर फेलियर क्या हुआ इसको देखते हैं। ये डायमेंशन चेंज हो जाएंगे आप, इसने दे रखा है कुछ, हाँ मेंशन किया, मान लेते हैं कुछ डायमेंशन आपका इस तरीके से, ये आफ्टर फेलियर हो गया, आफ्टर फेलियर, आफ्टर फेलियर हुआ, देखा आपने इसके, ये जो चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच। ये कैपिटल डेल्टा एच भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन इक्वेशन का नाम लिखें, वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्या लिख सकते हैं, दिस इज हाउ मच, दिस इज ए इंटू एच नॉट प्लस दिस इज डी एच इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ई नॉट प्लस डेल्टा वी। ये लिखा जा सकता है। चलो है कुछ नहीं, वैल्यूम में लिखा गया, देखो ए इंटू एच नॉट, ये भी एक तरीके का वैल्यूम है, ए इंटू डी एच, ये भी क्या है, चेंज इन वैल्यूम है। तो मैंने उसी चीज़ को लिख दिया वी नॉट प्लस डी वी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज ए इजकल टू, इसको लिखो वी नॉट प्लस डी वी डिवाइड बाई एच नॉट प्लस डी एच, ये लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन लेते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर मैंने अगर कॉमन ले लूँ वी नॉट 1 प्लस डी वी डिवाइड बाई वी नॉट डिवाइड बाई एच नॉट कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी एच डिवाइड बाई एच नॉट। ठीक, वी नॉट अपन एच नॉट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉट, और
आप देख सकते हो 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड dV अपान V0, और जो DH अपान H0 है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सियल, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग हैं एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं, इसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक डिवाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, दिस इज। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक साइन को ध्यान रखना जरूरी है। अब ये सर प्लस आएगा माइनस आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझा दीजिए, कैसे समझना देखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन लेंथ आप देखो हर बार टेस्टिंग, कोई भी टेस्टिंग करोगे, ये टेस्ट सैंपल आपका जो भी इनिशियल में लेंथ होगा कभी इसकी लेंथ बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज ये टेस्ट आपका कंप्रेसिव इन नेचर है। सारी स्ट्रेसेस कैसी लग रही हैं, कंप्रेशन इन नेचर। देखो क्या हो रहा है, इधर से भी कंप्रेशन, इधर से भी कंप्रेशन, इधर से भी कंप्रेशन, नीचे से भी कंप्रेशन। जब हर डायरेक्शन से कंप्रेशन होगा क्या कभी भी लेंथ बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, लेंथ कभी भी नहीं बढ़ सकती। अगर लेंथ कभी भी नहीं बढ़ सकती तो लेंथ को यहाँ पे पॉजिटिव करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज, इसको हम लिखेंगे अब निगेटिव के टर्म में। तो यहाँ तक समझने के लिए इक्वेशन तो ये वॉल्यूम कंजर्वेशन मैंने लगा दी, बट यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, ये क्यों लिखना है मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं माइनस डेल्टा एस, बिकॉज भाई डेल्टा एच क्या आएगा, बिकॉज डिक्रीज इन लेंथ, बिकॉज डिक्रीज इन लेंथ। तो इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप प्लस की जगह पे क्या लिखा जाएगा, दिस इज माइनस। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये कैसी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। कैसे, देखिए वॉल्यूम है, मे बी निगेटिव, देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। भाई अगर मैंने इस पे लोड लगाया ऊपर से, तो हो सकता है कि जो भी लेंथ में चेंज हुआ वो आपका हो सकता है वॉल्यूम में चेंज हो गया हो। तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट भी हो सकता है और वॉल्यूम आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे दो टेस्टिंग करेंगे, एक ड्रेन टेस्ट होगा, एक अनड्रेन टेस्ट होगा। अगर ड्रेन टेस्ट होगा तो उसमें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो जैसे मान लेते हैं ड्रेन टेस्ट होगा, ड्रेन टेस्ट में जो चेंज इन वॉल्यूम है या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो आप निगेटिव लिखोगे, और जो अनड्रेन टेस्ट होगा, अनड्रेन टेस्ट, उसमें आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, अनड्रेन टेस्ट में जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो इस सॉइल सैंपल का इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर इस वॉल को आपने क्लोज रखा तो ये पानी यहाँ से निकलेगा नहीं। जब पानी निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा कि इसका वॉल्यूम इतनी जल्दी चेंज आपका नहीं होगा। बट आपने इसमें से पानी निकलने का रास्ता दे दिया, यहाँ से अगर पानी निकलेगा तो आप देखोगे इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम बहुत क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे बताता है। तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म आता है, ये वाला टर्म, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हम हमेशा प्लस माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। वो डिपेंड करेगा टेस्ट कैसा है, उस पर डिपेंड कर जाएगा कि आपका ड्रेन्ड है कि अनड्रेन्ड है। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि एट द फेल्योर कंडीशन, इसको मैं AF लिखूंगा। तो एट फेल्योर जो एरिया क्या होगा, वो होगा इनिशियल एरिया 1 प्लस माइनस EV अपान 1 माइनस H होगा। ठीक है, स्ट्रेन इन H डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोल सकते हो या वर्टिकल। हमारे लिए जो है ये एक्सियल है, एक्चुअली इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसको या तो आप एक नाम दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेन, इसको नाम देते हैं एक्सियल। तो इसका नाम दे दो EA दे दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, दिस इज EA। तो एक्सियल हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। एक्सियल बिकॉज आप इसके जो सैंपल का जो एक्सिस होता है, सैंपल का एक्सिस है आपका ये, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सैंपल, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सैंपल। तो सैंपल के लेंथ के डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसी की डायरेक्शन की जो स्ट्रेन होती है कौन बचाता है, ये डायल गेज लगा रखा है, ये डेल्टा H बता देगा आपको। क्या बता देगा, डेल्टा H बता देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, चल अब
पार्टिकुलर टेस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको एक्सियल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम डिस्कस करें, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, ज़्यादातर देखिए यहाँ पे जो अनड्रेन्ड कंडीशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चल, तो अंडर जो अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, अंडर अनड्रेन्ड टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट में क्या होता है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, जीरो होती है। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो अगर हम लिखें तो डेल्टा वी इजकल टू जीरो हो गया। तो मेरा जो फार्मूला निकल के आएगा, ए एफ इजकल टू एरिया एट फेल्योर इजकल टू ए नॉट 1 प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाई 1 माइनस एक्सियल या हॉरिजॉन्टल, तो ए नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस ई ए, ये फार्मूला निकल के आएगा। अब इस चीज़ का यूज बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या कर देता है, आपको बोल देगा इनिशियल एरिया सॉइल सैंपल का इतना है, डायमीटर बता दिया π/4 इंटू डी स्क्वायर 38 का स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू 38 का स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये निकाल लोगे कैसे, ये तो आपको पता है, दिस इज हाउ मच डेल्टा एच अपान एच से निकाल लोगे। कैसे, डेल्टा एच बता देगा कि सॉइल सैंपल की लेंथ में इतना चेंज हुआ, इनिशियल में लेंथ इतनी थी, आप इसको कर सकते हो। इस चीज़ को मैं एक और चीज़ इसको थोड़ा और समझा देता हूँ, इलोब्रेट कर लेता हूँ कि जो ड्रेन टेस्ट होगा दो तरीके से हो सकता था, इसमें भी एक आपका क्ले हो सकता है और एक आपका सैंड हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा इलोब्रेट कर देते हैं। यहाँ पे कोशिश करिए इसको पॉजिटिव हटाओ, इसमें ज़्यादातर केस में जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, जीरो। इसको अप्रॉक्सीमेट मैंने लिख दिया था, बट एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखा जाए, अनड्रेन जब करोगे ना तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा एक्चुअली वैल्यू में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सॉइल के लिए पे डिपेंड करता है, एक क्लेई सॉइल है और एक सैंडी सॉइल, उस पर डिपेंड कर जाता है। अब देखो आपके पास क्लेई सॉइल है, एक सैंडी सॉइल है, तो वैल्यूम में चेंज किस में आएगा, इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लिया आपके पास सैंडी सॉइल है, ठीक है, अब सैंडी सॉइल है, इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, कई डायग्राम है जिस पे बेस्ड डाउन रहते हैं कि बताओ इनिशियल में सॉइल का वैल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा। अब सैंडी सॉइल है, मान लिया आप एक डेंस सैंड लेके आ गए और डेंस सैंड को लेके आप आए हो, तो शुरुआत में तो उसका वैल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब डेंस सैंड में शुरुआत में वैल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। डेंस सैंड में शुरुआत में ध्यान दीजिएगा वैल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन जैसे वो फेल करेगी तो उसका वैल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लिया ये सैंड है, तो इसमें अगर मान लिया डेंस सैंड है, डेंस सैंड, तो यहाँ पे वैल्यूम चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास लूज सैंड है तो उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज लूज सैंड, लूज सैंड के केस में नेगेटिव आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान है। क्ले में इतनी जल्दी नहीं होता, बिकॉज आप क्ले में देखिए क्या होता है, साइज में इतनी जल्दी चेंज नहीं आ सकता। अब जो डेंस सैंड है, काफ़ी ज़्यादा पैक है, उस पर लोड लगाओगे सैंड बिखर जाएगी, सैंड बिखर गई, वैल्यूम चेंज हो गया, वैल्यूम वहाँ से पॉजिटिव निकल के आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत हालांकि है नहीं कि किस में पॉजिटिव होगा किस में निगेटिव होगा। इस चीज़ को आखिरी में जो चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा इसी का, उसमें मैं सारे डायग्राम बनवा दूंगा कि शुरुआत में उसका वैल्यूम कितना रहता है, लास्ट में वैल्यूम उसका कितना रहता है, तो उस चीज़ का मैं डायग्राम बनाऊंगा। अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अनड्रेन टेस्ट के केस में आपका यहाँ पे जीरो आ जाता है वैल्यूमेट्रिक चेंज, और जो ड्रेन टेस्ट होता है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका डेंस सैंड है कि लूज सैंड है, उस पर डिपेंड करेगा। चलो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो अब एरिया एट फेल्योर अगर मेरे को लिखना है तो एरिया एट फेल्योर, तो वैल्यूम एट फेल्योर अपान दिस इज द वैल्यूम एट फेल्योर, दिस इज लेंथ एट फेल्योर, लेंथ एट फेल्योर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, ए नॉट क्या लिख सकते हो, वी नॉट डिवाइड बाई एल नॉट। वी नॉट को अगर मेरे को लिखना है तो ये लिख सकता हूँ दिस इज द π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये कहानी आपकी पूरी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी, ठीक। चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे डेविएटर स्ट्रेस एट द फेल्योर टाइम पे अगर हम बात करें तो देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अनड्रेन टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अनड्रेन टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपको सिग्मा 1 की वैल्यू पता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, तो एट फेल्योर सिग्मा डी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपको डेविएटर स्ट्रेस अगर मिल गया तो डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है कि उस समय सॉइल सैंपल क्या करता है, फेल करता है, तो इसकी वजह से फेल्योर होता है, नॉट कि सेल प्रेशर की वजह से फेल होता है, क्योंकि सेल प्रेशर तो हर डायरेक्शन से लग रहा है, डेविएटर स्ट्रेस सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से लगता है जो कि आपका फेल्योर स्ट्रेस होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस लिखना हो तो डेविएटर स्ट्रेस लिखा जा सकता है
P डिवाइड बाई एरिया एट फेल्योर। अब एरिया एट फेल्योर कहीं से भी निकाल सकते हो, कैसी कंडीशन है, ड्रेन्ड है अनड्रेन्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर अनड्रेन्ड होगा तो ये वाला एरिया ले लोगे, एरिया ऑफ फेल्योर इजकल टू इनिशियल एरिया 1 माइनस स्ट्रेन इन एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको लिखा, और सिग्मा डी को और लिख सकते हो क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सिंपल पूछता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके मेंस में आया, क्या आया है, उसने बोल दिया था ये इनिशियल एरिया ये बता दिया था, और आपसे सिर्फ यही पूछ लिया था बताओ डेविएटर स्ट्रेस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चल अब हम कुछ रीडिंग्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे टेस्टिंग किया जाता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। चल आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो उसको मैंने लिख दिया था पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा अनड्रेन के केस में चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि पानी निकलेगा ही नहीं तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो अनड्रेन के केस में आपका वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0। तो पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के कि बताओ कि इन केस ऑफ अनड्रेन टेस्ट क्या आपका वॉल्यूम रहेगा, चेंज रहेगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ड्रेन्ड में क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज ऑफ वाटर का क्या हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है। अगर वाटर का एक्सपल्सन होगा तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा, जब वाटर का एक्सपल्सन ही नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और एक बार पूछ भी रखा है ईएस वगैरह में कि इसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज फार्मूला क्या आता है। तो याद करने का तरीका कैसे, वॉल्यूम में प्लस माइनस ध्यान रखना है 4 ऑप्शन में से, और आपको ध्यान क्या देना है कि वहाँ पे जो लेंथ में चेंज जो आएगा, वो लेंथ में जो भी चेंज आएगा वो आपका क्या आएगा, डिक्रीमेंट ही होगा, ऑलवेज डिक्रीमेंट। क्योंकि लेंथ में चेंज डिक्रीमेंट इसलिए आएगा बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव लोड। सारे लोड क्या है, कंप्रेसिव है, इस वजह से लेंथ में हमेशा क्या चेंज दिखाई पड़ेगा, आपका ऑलवेज वहाँ पे नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। टेंसाइल टेस्ट होता तो पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पे सारे टेस्टिंग कैसी है, आप देखोगे सारा टेस्ट क्या है, कंप्रेशन इन नेचर है, ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राईएक्सियल टेस्ट। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ऑब्जर्वेशंस कैसे ली जाती हैं उनको ध्यान देते हैं। ऑब्जर्वेशंस, ठीक, ऑब्जर्वेशन में अगर बात करें तो टेबल बना रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मिनिमम 3 स्पेसिमेन लिए जाते हैं। मिनिमम कम से कम टेस्ट करने के लिए 3 स्पेसिमेन रखे जाते हैं, मिनिमम 3 स्पेसिमेन। स्पेसिमेन एट फेल्योर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या है कहानी पूरी। इसमें टेबल के फॉर्म में मैं मेंशन कर देता हूँ सारी चीज़ों को। चल देखिए, सबसे पहला है टेस्ट नंबर मैं डालूंगा यहाँ पे कॉलम में। उसके बाद में आपका सिग्मा सी है, फिर डेविएटर स्ट्रेस है सिग्मा डी है। उसके बाद में आपका एट फेल्योर पोर वाटर प्रेशर कितना है, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा 1 कितना निकल के आएगा, जैसे सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी। अच्छा, उसके बाद में आपकी चीज़ें निकल के आते हैं, फिर निकालोगे आप सिग्मा 1 मिल गया आपको, दिस इज़, फिर सिग्मा 3, फिर इसका इफेक्टिव आप निकाल लीजिए सिग्मा 1 डैश, और फिर निकाल लीजिए सिग्मा 3 डैश। ये कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 आपको अगर निकालना है तो एक काम करो, इसको लिख सकते हो सिग्मा, दिस इज सिग्मा 3 डैश, सिग्मा 3 डैश अगर निकालना है तो सिग्मा 3 माइनस पोर वाटर प्रेशर एट फेल्योर, बस इससे निकाल सकते हो। मान लिया टेस्ट 1 नंबर है, इस समय हमने 3 सैंपल ये स्पेसिमेन लिए, उस पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सिग्मा C1 लगाए, एक सेल प्रेशर डेवलप कर दिया पानी की हेल्प से यहाँ पे। उस समय हमने एक सैंपल लिया जिसके ऊपर हमने सिग्मा C1 का एक प्रेशर लगा दिया, और ये सेल प्रेशर है तो इस समय कुछ वैल्यू रही होगी। उसी समय एक डेविएटर स्ट्रेस लगाई जिसका नाम सिग्मा D1 मैंने दे दिया, ठीक है। उसी समय पोर वाटर प्रेशर मेजर किया एट फेल्योर, जो भी निकल के आया, मान लेते हैं पोर वाटर प्रेशर इसका निकल के आता है 1, ठीक। चलो अब आप इसको पता है कि आपको सिग्मा 1 निकालना है, तो क्या करोगे, इस सिग्मा C1 को और इस सिग्मा D1 को जोड़ दोगे तो आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा। जब आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा फिर पोर वाटर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो ये डैश नहीं था, डैश यहाँ था, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा उठाते हैं सैंपल। दूसरे सैंपल पे क्या करते हैं, लोडिंग लगाना शुरू करते हैं, फिर डेविएटर स्ट्रेस इस पर कुछ अलग लगाते हैं, सबकी टेस्टिंग करते हैं, पोर वाटर प्रेशर कुछ मेजर करते हैं। फर्दर फिर ये चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता था,
दिस इज सिग्मा, इसको लिख सकते हो क्या, सिग्मा D1 प्लस सिग्मा, दिस इज सिग्मा C1, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, सब पता है आपको। फिर तीसरा सैंपल लेते हैं और तीसरे सैंपल में सिग्मा, दिस इज सिग्मा C3, उसके बाद में सिग्मा D3, और यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं 3। दैट्स क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वही है कि सैंपल आपको 3 स्पेसिमेन ले लेते हैं। ठीक है, 3 स्पेसिमेन मतलब सॉइल तो सेम रहती है। हम लोग क्या करते हैं, सॉइल तो ले आए सेम, जहाँ फील्ड से लाना था ले आए, उसके 3 सैंपल बनाते हैं स्पेसिमेन, हर किसी पे लोडिंग करके बाद में सबका एवरेज ले लेंगे, तो ये आपके रिजल्ट निकल के आते हैं। तो कैसे, सेल प्रेशर तो आपको कहाँ से पता चल जाएगा, इस सॉइल सैंपल पे सेल प्रेशर लगा, पानी आपने कितना अप्लाई किया वो सिग्मा C1 पहले केस में पता चल जाएगा। डेविएटर स्ट्रेस आपने ऊपर से कितना अप्लाई किया वो भी आपको पता चल जाएगा। वाल को ओपन किया तो पोर वाटर प्रेशर भी मेजर कर लोगे, तो वो सब। जब आपको टोटल पैरामीटर पता है तो इफेक्टिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं। इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो हर किसी के लिए आपने इफेक्टिव स्ट्रेस भी यहाँ पे निकाल लोगे। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। ड्रा मोहर सर्किल फॉर ईच, ड्रा मोहर सर्किल फॉर ईच, मोहर सर्किल ड्रा करते हैं। चलो इसके बारे में लिखते हैं, एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट इसने कहा, बोला है कि दिस टेस्ट इज, अगर हमारे पास रिजल्ट है 3 तो मोहर सर्किल हम ड्रा कर सकते हैं। पहले ये बताओ, ये जो सॉइल है इसने पार्टिकुलर नाम तो बताया नहीं, लेकिन हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं वो आपका C5 सॉइल के लिए कर, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वो यही है कि मैं C एंड 5 पैरामीटर किसी तरीके से निकाल लूँ। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको स्ट्रेसेस पता है, क्या क्या पता है, सिग्मा 1 पता है आपको, सिग्मा 3 पता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको सिग्मा 1 पता है, देखिए सिग्मा 1 पता है, ये सिग्मा 1 एक्चुअली फेल्योर पे लिखा जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग सिग्मा 1 ही मान रहे हैं। और ये सिग्मा 3 जो है इसको सिग्मा 3 एट फेल्योर मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग लिखते क्या है, सिग्मा 1। F बार बार लिखेंगे कन्फ्यूजन रहेगा, बट जो भी मोहर सर्किल ड्रा किया जाता है एट फेल्योर कंडीशन ड्रा किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी मोहर सर्किल ड्रा किया जाता है एट फेल्योर कंडीशन ड्रा किया जाता है। ठीक है, चल तो सबसे पहले आपको देखो मोहर सर्किल ड्रा करना है, मान ले पहले के लिए ड्रा करना है, इस सैंपल के लिए ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करोगे, देखो होगा क्या कि सबसे पहले हमने क्या किया, सिग्मा मेरे को चाहिए सिग्मा 1, तो मैं सिग्मा 1 को यहाँ पे मेंशन करूँगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1। हालांकि मेरे को यहाँ पे सफिक्स में फेल्योर लिखना चाहिए, बट नहीं लिखूँगा, मैंने मान लिया वहाँ पे। दूसरा मान लिया दिस इज सिग्मा 3, ये हमको पता चल गया। इससे एक मोहर सर्किल हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ठीक, फिर दूसरे सैंपल पे आओ, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसेस बढ़ाई, सिग्मा C2 को भी ज़्यादा बढ़ा दिया, सिग्मा डेविएटर भी ज़्यादा बढ़ा दिया, उससे ड्रा करेंगे। तो अब देखो हम लोगों को क्या है, सिग्मा 1 बढ़ जाएगा, तो ओरिजिन से उसकी वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेंगे। सिग्मा 3 की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगी, तो इस तरीके से आप देखोगे कि वैल्यू आपकी इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1 आपने लिख रखा है, दिस इज सिग्मा 1 एट 2 कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, सिग्मा 3 1। अब यहाँ पे आएगा जो दूसरा आएगा सिग्मा, दिस इज सिग्मा 3 2 आएगा, ठीक, और ये सिग्मा 1, तो इसका मोहर सर्किल एक ड्रा करना पड़ेगा, दिस इज मोहर सर्किल। फर्दर एक और ऐड करोगे, 3 सैंपल लिया है, यहाँ से ओरिजिन से आओ, ओरिजिन से आगे बढ़ते चले गए, आपको वैल्यू चाहिए क्या, सिग्मा 1 एट 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज सिग्मा 1 एट 3, ठीक, सिग्मा 1 एट 3। दूसरी बात है मेरे को अब चाहिए माइनर प्रिंसिपल, तो माइनर प्रिंसिपल ये है सिग्मा C3, तो इसको मैं कहीं पे यहाँ पे डिनोट करूँगा, दिस इज सिग्मा 3 एट 3, ठीक है। तो इसको भी कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, इसको मिलाओ, एक मोहर सर्किल बनाओ, इस तरीके से एक मोहर सर्किल आपका बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मोहर फेल्योर एनवलप, ये आपका बन के चला है। तो आप देख सकते हैं कॉमन टेंजेंट होगा, 3 सैंपल लिए, 3 सैंपल को लेकर के हमने क्या किया, इस पे टेस्टिंग की अलग अलग स्ट्रेसेस पे, तो इसका एक बन के आया मोहर सर्किल, तो ये हो जाता है टाउ, और इधर होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 है वो मेजर है,
सिग्मा 3 क्या है, माइनर है, वो अलग अलग मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया। अब यहाँ पे मैं इफेक्टिव और टोटल नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग हैं। ये तो ट्राइएक्सियल का बहुत मेजर पार्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग जो डील करेंगे वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में, अभी तक तो ब्रॉड टर्म में मैंने समझा दिया, अब आपका कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होगा, अनड्रेन टेस्ट होगा, सबके बारे में हम लोग वहाँ पे डील करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, सारी बातें लगभग मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दी। थोड़ा टेस्ट है, टेस्ट में टाइम देना पड़ता है आपको है, जब तक ये समझोगे नहीं सारी कहानी समझ में नहीं आती, क्योंकि किसी लैब में तो कराया नहीं जाता और कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है चीज़ों को कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें बहुत डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। चल, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।